गाइस, दिस इज नरगिस। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 60 डेज टारगेट सीरीज का डे 8 है और हमारी ये सीरीज काफी अच्छी चल रही है। तो आज जो आपको टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज टारगेट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आप अगर इस रूटीन को डिलीजियसली एंड डिलीजेंटली फॉलो करेंगे तो आप अपना दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज में सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके एंड जीएस की। अब हम बात करते हैं जीके एंड जीएस की। सबसे पहले हम बात करेंगे आज हम टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्या पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज मगध एम्पायर, क्योंकि मगध एम्पायर बड़ा है इसलिए आज हम फिर से मगध एम्पायर करेंगे। पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार करेंगे। ज्योग्राफी में हम महासागरीय जलधाराएं करेंगे, ओशियन करंट्स। जलधाराओं को करंट्स बोलते हैं। और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में हम डिफ्लेशन अब स्फीति कहेंगे, जिसे मंदी भी कहते हैं। और कंप्यूटर में हम MS एक्सेल करेंगे। अब क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसकी सेकंड क्लास में है। मैथ्स में हम परसेंटेज करेंगे, रीजनिंग में क्लॉक और कैलेंडर करेंगे, टाइम से रिलेटेड है ये। और फिजिक्स में हम कोई भी एक चैप्टर करेंगे उसकी वीडियो देखकर, और आपको प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं उसी के। जैसे कि हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में आज जो हमारा चैप्टर है वो मगध है, और आपको पता है कि हम ये 2 घंटा पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मगध एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये गंगा के पूर्वी मैदान पर स्थित है और ये 16 महाजनपदों में से भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में आता है। ठीक है, और ये 16 महाजनपदों में था। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मगध साम्राज्य में किस किस साम्राज्य की नींव रखी मगध महाजनपद ने। आप देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य की। आपको पता होना चाहिए कि मगध की राजधानी कौन सी है। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र हमारी आधुनिक पटना में है और पटना हमारा बिहार में है। और आपको ये भी पता होगा कि मगध ये व्यापार और सैनिक शक्ति के लिए भी जाना जाता है, और मगध में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो ये हमारा मगध साम्राज्य है। आपको पता चल गया होगा कि आज हम 2 घंटा मगध चैप्टर करेंगे थरली। इसमें जितने भी वंश है, अशोक के बारे में, शुंग वंश और हमारा मौर्य वंश और गुप्त वंश, इन सभी के बारे में आप थरली पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। आपको पता है कि पॉलिटी में आज हम 1 घंटा पढ़ेंगे, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये सभी नागरिकों को मिले हुए हैं और आप ये पढ़ेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, और ये हमारे बेसिक मानव अधिकार है, मतलब मूलभूत मानव अधिकार है, और ये व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है या नहीं, या इसका मतलब है कि अगर मौलिक हमारे अधिकार का कोई अगर हमारा उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय यानी कि कोर्ट जा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब होगा हाँ, ये न्याय संगत है। वहीं पे DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, वो न्याय संगत नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग न्यायालय में जा सकते हैं। हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार हैं कितने। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। तो आपको ये पता चल गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें हमारे 6 हैं। 6 में मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, और शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे। आज आप
पॉलिटी को 1 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की। इसमें आज जो हमारा चैप्टर है वो है महासागरीय जलधाराएं, ओशियन करंट्स। ये हमारी महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं? समुद्री जल के निरंतर निश्चित दिशा वाली गति को कहते हैं। ठीक है, इसमें आप मतलब जो समुद्री हमारे जल होता है, अगर वो उसमें लगातार हमारी मूवमेंट हो रही है, पानी ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, तो उसे महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। इसमें आप पवन कोरियोलिस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे भूगोल में, महासागरीय जलधाराओं में। आप इसके लिए एक कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब से। और इन्हें हमें जैसे आपको पता है दो भागों में बांटा हुआ है, गर्म जलधाराएं और ठंडी में। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं और तटीय क्षेत्रों को गर्म करती हैं। जैसे आपको पता है कि भूमध्य रेखा हमारा अर्थ के बीचों बीच से होकर गुजरती है और जो हमारे ध्रुव हैं एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, तो ये जो गर्म जलधाराएं हैं ये ऊपर और नीचे की ओर बहती हैं और ये जो हमारे मतलब पानी से रिलेटेड जो लगे हुए तट होते हैं उन्हें गर्म करती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। अब बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। ये जो हमारे 2 पोल हैं, आपको पता है ध्रुव, हम पोल्स को कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमारे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है और तटीय क्षेत्रों को ठंडा करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं और ठंडी जलधाराएं हमारे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। और आप ये चैप्टर महासागरीय जलधाराएं जरूर करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और आप इसके लिए कोई भी एक वीडियो देख लेना यूट्यूब से और इसका प्रैक्टिस सेट भी लगाना। 1 घंटा बाद ज्योग्राफी करेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की। और जो आज हमारा चैप्टर है वो है अवस्फीति यानी कि डिफ्लेशन, इसे मंदी भी कहते हैं। अवस्फीति अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा मुद्रास्फीति क्या होती है, उसमें हमारा निरंतर वस्तुओं के प्राइस में बढ़ता है तो मुद्रास्फीति होती है। इसमें घटने का प्रोसेस होता है। ठीक है, जब हमारा नेगेटिव में चली जाती है तो मुद्रास्फीति होती है। इसमें हमारा मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वहीं मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है यानी कि परचेसिंग पावर, हम कितना सामान खरीद सकते हैं। हालांकि कम कीमतों शुरू में उपभोक्ताओं को आकर्षक लगती हैं, लेकिन लंबे समय तक अवस्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। ठीक है, आप अवस्फीति के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें अब हम देखते हैं मनी। अब ये आपको ये चार्ट है, इसे समझने की आपको ज़रूरत होती है। इसमें देखिए आप, मनी इंक्रीजेज परचेसिंग पावर एंड इट टेक्स लेस यूनिट ऑफ करेंसी टू परचेज द सेम यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको पता है कि अगर मनी की इन परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब वो ज़्यादा चीज़ें खरीदे, हम अब हमारे पास जो पैसे हैं उससे हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में है। और मनी, ये आपको चार्ट समझना है अच्छे से। आप इसके लिए कोई एक वीडियो देख लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, आपको इसे समझने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कोई भी एक आप यूट्यूब से वीडियो देखना और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके लिए लगाना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रास्फीति और अविस्फीति, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है एमएस एक्सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ हमारा कैलकुलेशन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए होता है और इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं और इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी अवधारणाएं भी शामिल हैं, पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स। बड़े डेटे को, अब पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स होते क्या हैं? अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो उसके एनालिसिस के लिए हम पिवट टेबल और पिवट चार्ट्स का यूज़ करते हैं। और अब हमारे में उन्नत फंक्शन यानी कि
वी लुकअप और इंडेक्स मैच जैसे इसमें कैलकुलेशन के लिए वो भी होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। फिर इसमें मैक्रोज भी है, VBA। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे MS एक्सेल में। और आज आप MS एक्सेल की कोई भी एक वीडियो देखना और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना और इसे अच्छी तरह से आपको